Hello? क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया। The most controversial topics of Web 3.0 in the last few years is cryptocurrency. Cryptocurrencies. Bitcoin is worthless artificial gold. I can say almost with certainty that they will come to a bad ending. well, क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब करेंसी का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ये बात है 1000 BC से भी पहले की, जब लोग अपने सामानों को एक दूसरे से बदल कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। जैसे मैं और मेरे दोस्त का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कॉटन है पर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत है जूते की। वैसे ही मेरे दोस्त के पास जूते तो है पर उसे जूते की कोई ज़रूरत नहीं, उसे तो कपड़े बनवाने के लिए कॉटन चाहिए। तो हम दोनों अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे से अपने सामानों की अदला बदली कर लेते, जिससे कि दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड दिस इज एक्चुअली हाउ वाटर सिस्टम वर्क्स। बस हो गया, इतना तो सिंपल था। जी नहीं, ये बाहर से जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहला, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चलते हैं वही पहले वाले एग्जाम्पल पर। यदि उस समय मुझे जूते के जगह पर गेहूं की जरूरत होती तो हम दोनों के बीच सामानों की अदला बदली हो ही नहीं पाती, क्योंकि इस परिस्थिति में मेरे दोस्त की जरूरत तो पूरी हो जाती पर मेरी जरूरत पूरी नहीं होती, तो फिर मैं सामानों की अदला बदली करता ही क्यों। दूसरा प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंट। इस सिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे पास जो सामान है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है ये कैसे पता करें, क्योंकि उस टाइम तक कोई भी ऐसा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं था जो कि किसी भी सामान का एक्चुअल वैल्यू बता सके। जैसे एक जोड़े जूते के बदले मैं अपने दोस्त को कितना कॉटन दूं ये तो मुझे पता ही नहीं होता। तीसरा प्रॉब्लम, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीजन ऑफ गुड्स। जैसे कि मान लेते हैं किसी के पास एक गाय है और उसे गेहूं चाहिए पर सामने वाले के पास मात्र 5 केजी गेहूं है, तो इस परिस्थिति में तो ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर डील हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि उस गाय को आधा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो उस गाय की वैल्यू 0 हो जाएगी। चौथा प्रॉब्लम, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए फिर से आपको वही मेरे दोस्त वाले एग्जाम्पल पर वापस लेकर के चलता हूँ। जैसे मान लेते हैं वो तो मेरा दोस्त था तो मुझे पता चल गया, बट सोचिए कि यदि मेरे दोस्त के पास जूते नहीं होते तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता जिसके पास की जूते हैं और जिसे कॉटन चाहिए। इज दिस नॉट फनी? क्योंकि इसी में मेरा बहुत सारा टाइम और एनर्जी बर्बाद होने वाला था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लोगों ने वैसे चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया स्टैंडर्ड के रूप में, जो कि कीमती थी, नायाब थी और हर एक के द्वारा एक्सेप्टेबल भी थी, जैसे सोना, चांदी और अन्य प्रकार की धातुएं। और यहीं से करेंसी की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे धातुओं के क्वाइंस बनने लगे। सबसे पहला क्वाइन चाइना के झोउ डायनेस्टी में 1000 BC में बना था, जो कि छोटे चाकू और कांसे के फावड़े की तरह दिखता था। फिर क्या था, अलग अलग डायनेस्टी में सिक्का बनाने की होड़ सी मच गई। सभी अपने अलग अलग सिक्के बनाने लगे, जो कि सबके द्वारा एक्सेप्टेबल था। तो कोई भी सामान खरीदना और बेचना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। पर क्वाइंस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन का। क्वाइंस यदि कम होते थे तब तो कोई दिक्कत नहीं होता था, पर यदि क्वाइंस ज्यादा हो गए तब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए स्थापना हुआ बैंक्स का। उस टाइम बैंक्स करती ये थी कि लोगों से क्वाइंस लेती थी और उसके बदले उसे कागज का एक रिसिप्ट देती थी, जिसमें उस क्वाइन के बराबर का वैल्यू लिखा होता था, जो बैंक में वापस करने पर उतना क्वाइन बैंक उस व्यक्ति को देता था, और इसे ही पेपर करेंसी कहा गया। उसके बाद लोग क्वाइंस के बदले उस रिसिप्ट का ही यूज करने लगे, पर तब तक बैंक मात्र उतना ही पेपर करेंसी छाप सकती थी जितना कि उसके पास सोना है। पर 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया। उसके बाद वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर जब प्रेसिडेंट निक्सन बने तो 1971 में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए US डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. जिसके बाद बैंक अब जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती थी, जिसे कंट्रोल करने का काम फेडरल रिजर्व को दिया गया। तब से ये पैसे फिएट करेंसी बन गई। चलिए आपसे ना एक सवाल है, ये क्या है? क्या बेवकूफों वाली सवाल है ना? 500 इंडियन रुपीज और क्या? चलिए आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, इज दिस मनी? अब आप एक काम कीजिए कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और जाइए सबसे पहले कमेंट में लिखिए आपका आंसर हाँ है या फिर ना है। लिख दिए? यदि आपका आंसर हाँ है तो कांग्रेचुलेशन,
you lost because this is not money, this is only currency, a fiat currency जिसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ये बस कागज का एक टुकड़ा है। इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि RBI कहती है कि आप इस कागज के टुकड़े को पूरे इंडिया में कहीं पर भी लेकर के जाओगे तो आपको 500 रुपीज का वैल्यू मिलेगा। इसमें लिखा भी हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ और साथ ही इस पर RBI के गवर्नर का साइन भी होता है। नाउ अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया ये सारा का सारा फिजिकल करेंसी था। अभी तक हम फिजिकली पेमेंट कर रहे थे, बट इसके बाद दौर आया डिजिटली पेमेंट का। सिर्फ एक क्लिक में हम पूरे इंडिया में कहीं पर भी बैठे व्यक्ति को आसानी से पैसे भेज सकते थे। पर इस फिएट करेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सेंट्रलाइज्ड थी, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में थी। गवर्नमेंट जब चाहे आपके पैसे के साथ कुछ भी कर सकती थी, जैसा कि डीमोनेटाइजेशन के समय देखने को भी मिला था। 8 नवंबर 2016 के बाद एक ही झटके में 500 और 1000 के नोट कागज का बस एक टुकड़ा बन गया था, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। ये तो बात रही फिएट करेंसी की, बस सीरियसली अब तक का सबसे रिवॉल्यूशनरी करेंसी आना बाकी था, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल एसेट और अ डिजिटल करेंसी जिसके ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफी के द्वारा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम से मेंटेन किया जाता है। सिंपल शब्दों में बोले तो इसमें किसी भी देश के गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, कोई भी एक सेंट्रल सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो पहला तो यही हुआ कि आपके पास जो सेंट्रलाइज्ड फिएट करेंसी है, गवर्नमेंट उसके वैल्यू को एक झटके में जीरो कर सकती है। और दूसरा कि यदि हम अपने पैसे को बैंक में भी रखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पैसों का कंट्रोल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथों में दे रहे हैं, जिसने यदि हमारे पैसे को मिसमैनेज किया तो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल भी खत्म हो सकता है, जैसा कि हमने PNB स्कैम के टाइम में देखा भी था, जब PNB बैंक से 1.4 बिलियन US का स्कैम हो गया था, जो कि पूरा का पूरा आम जनता का पैसा था, हमारा पैसा था, ये पूरा का पूरा आपका पैसा था। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लोगों ने डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में जनवरी 2009 में एक सीडोनोमस मिस्टीरियस पर्सन सतोशी नाकामोतो ने 9 पेज का एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने किसी भी सेंट्रलाइज्ड एंटिटी से इंडिपेंडेंट एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सिस्टम को प्रपोज किया, दैट इज नथिंग बट अ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड बिटकॉइन। ये सब तब हो रहा था जब लोग 2008 के मंदी से पूरी तरह से निकल भी नहीं पाए थे। टाइमिंग याद रखिएगा, ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2009, बिकॉज लेमन ब्रदर के बैंकरप्सी के बाद लोगों का विश्वास बैंकों पर से बिल्कुल ही खत्म हो गया था। और उसी समय एक सुपर हीरो की तरह एंट्री होता है बिटकॉइन की, सतोशी नाकामोतो की। इस 9 पेज के मैनिफेस्टो में उन्होंने अच्छे से समझाया है कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा, और सबसे ज़्यादा फोकस रहा है पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस विदाउट रिलाइंग ऑन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस टाइम तक ये डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर की तरह था, लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना कि जिस बिटकॉइन का प्राइस जनवरी 2009 में $0 था, उसी का प्राइस 10 फरवरी 2011 को $1 तक टच कर गया। 3 जून 2011 को $10 और 2 अप्रैल 2013 को $100 क्रॉस कर गया। उसके बाद बिटकॉइन के इस तरह से बढ़ते प्राइस को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ध्यान इस ओर गया, और इसके बाद तो जैसे बिटकॉइन के लिए गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया। बिटकॉइन का प्राइस रोज अपने हायर हाई को टच कर रही थी, और फरवरी 2017 की शुरुआत में ही $1000 का माइलस्टोन भी क्रॉस कर गया, और आज उसी बिटकॉइन का प्राइस $29,704 है। व्हाट एन अमेजिंग ग्रोथ। बट ये तो बात है अभी की। अक्टूबर 2021 में इसका प्राइस अभी के करंट प्राइस से लगभग डबल था, $61,892। ये सब देखने के बाद सतोशी नाकामोतो भी यही बोलते होंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बिकॉज वर्ल्ड में अभी तक सबसे ज्यादा बिटकॉइन उसी अननोन सीडोनोमस मिस्टीरियस पर्सन सतोशी नाकामोतो के पास है, अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलियन बिटकॉइन, जिसकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $34 बिलियन है। अभी तक मार्केट में इथेरियम, डोजकॉइन, रिपल आदि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आ चुके हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ही वर्थलेस है, एक स्कैम है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस वर्क ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन इज नथिंग, बस डिजिटल लेजर का एक रूप है जो बिटकॉइन के सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है। सभी इंफॉर्मेशन अलग अलग ब्लॉक्स के रूप में होता है, और सभी ब्लॉक्स अपने पिछले वाले ब्लॉक से एक चेन से जुड़ा होता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जिस तरह से डिजिटल पेमेंट करने के लिए हमें बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि हमारे किसी भी UPI ऐप से लिंक होती है, उसी तरह से बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस के लिए भी एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत होती है, जिसमें कि हम अपने सारे बिटकॉइन को स्टोर करके रखते हैं। आप बिटकॉइन को फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते हो फिएट करेंसी की तरह,
बल्कि ये एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में ब्लॉक्स में स्टोर होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लॉकचेन है, यदि इसके एक सिंगल ब्लॉक खुले तो इसमें अलग अलग सरफेस पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन होता है। एक ब्लॉक मेनली 3 प्रकार के इन्फॉर्मेशन से बना हुआ होता है। पहले सरफेस पर होता है डाटा, दूसरे पर हैश और तीसरे सरफेस पर पिछले ब्लॉक्स का हैश होता है। यदि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है तो ये ब्लॉक के एक सरफेस पर स्टोर हो जाता है कि किसने किसको कितने बिटकॉइन सेंड किए हैं। इसी तरह से दूसरे सरफेस पर हैश होता है जो कि हर एक ब्लॉक्स के लिए यूनिक होता है ताकि किसी खास ब्लॉक को आसानी से पहचाना जा सके। ये एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। तो चलिए इसे ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा आधार कार्ड है और इसमें लिखा हुआ नंबर मेरा आधार नंबर है जो कि मेरे फिंगरप्रिंट से कनेक्टेड है। इस यूनिक आधार नंबर और मेरे फिंगरप्रिंट के कारण मेरा एक यूनिक पहचान है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति का आधार नंबर और फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। ब्लॉकचेन फिंगरप्रिंट भी कुछ ऐसा ही होता है। हर एक ब्लॉक्स का फिंगरप्रिंट अपने आप में यूनिक होता है और तीसरा सरफेस इससे पिछले वाले ब्लॉक्स का फिंगरप्रिंट भी स्टोर करके रखता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ब्लॉकचेन है जिसमें यदि बी ब्लॉक को देखा जाए तो इसमें इसके पिछले वाले ब्लॉक का भी फिंगरप्रिंट है और ब्लॉक बी का फिंगरप्रिंट इसके अगले वाले ब्लॉक्स में भी प्रेजेंट है। ब्लॉकचेन के इसी यूनिक हैश और प्रीवियस ब्लॉक के हैश के कारण किसी भी ट्रांजैक्शंस के हिस्ट्री को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसमें जो ब्लॉक सबसे पहले बनता है उसका प्रीवियस ब्लॉक का हैश एब्सेंट होता है, इसलिए इसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में जेनेसिस ब्लॉक तब बनता है जब पहली बार क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी ट्रांजैक्शंस का ही एक प्रोसेस है। जब हम अपने क्रिप्टो वॉलेट से किसी को एक बिटकॉइन सेंड करते हैं तो वो डायरेक्ट रिसीवर के वॉलेट में नहीं जाता है, बल्कि वो कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क के पास जाता है जो इस पेमेंट को वेरीफाई करता है। इस कंप्यूटर को नोड कहा जाता है और जो भी इस कंप्यूटर का ऑनर होता है उसे माइनर्स कहा जाता है। ये सारे कंप्यूटर्स ये देखता है कि आपने यदि एक बिटकॉइन सेंड किया है तो आपके वॉलेट में एक बिटकॉइन है या फिर नहीं है, और जिसे आपने सेंड किया है उसका डिजिटल वॉलेट एक्टिव है या फिर नहीं। ये सारे काम बहुत ही हार्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करता चलूं कि पेमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठकर वो कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करता है, बल्कि ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होता है। और जो नोड सबसे पहले ये सब वेरीफाई कर लेता है वह अन्य सभी नोड्स को ब्लॉकचेन में एक और ब्लॉक ऐड करने का रिक्वेस्ट सेंड करता है। जैसे ही मोस्ट ऑफ द नोड इस पेमेंट को वेरीफाई करता है तो ब्लॉकचेन में एक और ब्लॉक जुड़ जाता है और पेमेंट रिसीवर के वॉलेट में ऐड हो जाता है। बट एट द ऑल ऑफ इट यहाँ पर एक सवाल आता है कि माइनर्स इतना बिजली खर्च करके, इतना रिसोर्सेज खर्च करके बिटकॉइन पेमेंट का वेरिफिकेशन करते क्यों हैं? ऐसा क्या मिल जाता है उन्हें ये करके? क्योंकि चैरिटी करने के लिए तो कोई बैठा नहीं है। तो होता यह है कि जब भी पेमेंट का वेरिफिकेशन होता है तो जो भी इसे सही वेरीफाई करता है उसे रिवॉर्ड के रूप में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। इसी प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड बिटकॉइन को माइन कर सकते हो, बल्कि बिटकॉइन का एक लिमिटेड सप्लाई है गोल्ड की तरह। पूरे 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन हो सकते हैं और उसमें भी अभी तक अप्रोक्सीमेटली 19.39 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। सिर्फ 2 मिलियन से भी कम बिटकॉइन माइन होने के लिए बचे हुए हैं। पर क्या आपने सोचा है कि यदि ऐसा है तो मैं अपने क्रिप्टो वॉलेट में क्या क्या कर रहा हूँ, किसे कितने पैसे भेज रहा हूँ, ये तो सभी को पता चल जाएगा। तो मेरे प्राइवेसी का क्या हुआ? वेल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 2 कीज होंगी, एक प्राइवेट की और दूसरा पब्लिक की। जैसा कि आपके ईमेल एड्रेस के साथ होता है, पब्लिक एड्रेस होगा जिस पर कि लोग आपको बिटकॉइन सेंड करेंगे, और दूसरा प्राइवेट की जो सिर्फ आपको पता होगा और आप उससे अपना पूरा क्रिप्टो वॉलेट कंट्रोल कर सकते हो और किसी को भी बिटकॉइन सेंड कर सकते हैं। माइनर्स को सिर्फ आपका पब्लिक की दिखेगा, किसी को ये पता नहीं होगा कि इस की के पीछे एक्चुअल में है कौन। कोई यदि ये चाहे कि आपके ट्रांजैक्शंस को हैक करके मैनिपुलेट कर दिया जाए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए लगभग 51% या फिर इससे ज़्यादा कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। यदि ब्लॉकचेन के एग्जिस्टिंग ब्लॉक के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि किसी ब्लॉक के इन्फॉर्मेशन में चेंज करने की कोशिश की गई तो इसका मतलब ये होगा कि उस ब्लॉक के फिंगरप्रिंट यानी हैश भी चेंज हो जाएगा, जिससे इसके अगले वाले ब्लॉक का प्रीवियस हैश चेंज होगा और फिर उससे अगले वाले ब्लॉक्स का, जिसके कारण कि पूरा ब्लॉकचेन ही कोलैप कर जाएगा। तो ये संभव नहीं है। किसी नए इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए एक नया ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा। बिटकॉइन के बारे में ये सब जानने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, एकदम गेम चेंजर। बट इस पर्सपेक्टिव से यदि देखें तो पूरा वर्ल्ड 2 खेमों में बट गया है। एक खेमा तो क्रिप्टो को पूरा फ्यूचर ही मान बैठा है और इतना ज्यादा बिलीव करता है कि आप सोच नहीं सकते हो, तो वहीं दूसरे तरफ के लोग इतना ज्यादा नफरत करते हैं बिटकॉइन से कि वो भी नेक्स्ट लेवल है।
आज ना आप इनके दोनों पहलू को देखोगे। आप सोचो कि यदि बिटकॉइन रेगुलर यूज की करेंसी बनता है तो कितनी आसानी होगी। हम आउट ऑफ द बॉर्डर भी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। हमारे पास पैसों का कंट्रोल किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में नहीं रहेगी, कोई भी उसे मिसमैनेज नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी मेरे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर सकता है। मैं अपने खुद के पैसे के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल कर पाऊंगा, ना ही कोई डाटा लीक होने की समस्या होगी और ना ही हैकिंग का टेंशन। क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा रिवॉल्यूशनरी तो इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो सकता है। इलन मस्क भी कई बार पब्लिकली ये बोल चुके हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। आज बात चल रही है मेटावर्स की, वेब 3.0 की, और यदि ये सब दौर आता है तो डेफिनेटली क्रिप्टो के यूज केसेस बढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है कि अभी क्रिप्टो करेंसी के यूज ट्रांजेक्शंस के रूप में नहीं हो रहा है। इवन इसकी शुरुआत तो बहुत ही पहले से हो चुकी है। सबसे पहले बिटकॉइन को करेंसी ट्रांजेक्शंस के रूप में लेज़लो हनीज नाम के एक व्यक्ति ने किया था। I just told people I wanted a pizza and I want to pay with Bitcoin. I didn't want a gift card. I didn't want some weird exchange. I wanted to give you Bitcoin and you give me pizza. उन्होंने 10,000 बिटकॉइंस के बदले 2 पिज्जा ऑर्डर किया था। उस समय उस पिज्जा की प्राइस $25 था लगभग, और ये पहली बार था जब किसी ने इसे करेंसी के रूप में यूज किया, और तब से उस दिन को पिज्जा डे के नाम से जाना जाता है। अब तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो के रूप में होने लगे हैं। आप अभी का ही एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये एक सिलिकॉन वैली बेंगलुरु बेस्ड एक फ्रस्ट्रेटेड चाय वाला नाम से फेमस स्टार्टअप है जो क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट एक्सेप्ट करता है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में 56 से ज्यादा कंट्री ऐसे हैं जो क्रिप्टो को ऑफिशियली अडॉप्ट कर चुके हैं, और इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक नया बिल आने वाला है, जिसमें माना यह जा रहा है कि शायद इंडिया भी क्रिप्टो को ऑफिशियली अडॉप्ट कर ले, क्योंकि इंडिया में भी क्रिप्टो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है। पिछले 2 सालों में इंडिया में गूगल पर क्रिप्टो करेंसी के सर्च टैब में 316% से बढ़ा है। इतना ही नहीं, RBI को अपना एक क्रिप्टो करेंसी तक लॉन्च करना पड़ गया, जिसका नाम CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। पर यह करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, बल्कि इसका कंट्रोल RBI के हाथों में होगा। इज दिस फेयर? फिर तो वही वाली बात हो गई पहले वाली। पर इन सब को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन साबित हो सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि हर वो चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एकदम से परफेक्ट है, कुछ कमियां इसमें भी है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। I think the biggest problem with cryptocurrency is that the cryptocurrency is decentralized। यह आप सही सुन रहे हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी में। पर आप सोचिए कि यदि हम इंडियन बैंक में अपने इंडियन रुपीज को जमा करते हैं तो अप टू 5 लाख रुपीज तक हमारा पैसा इंश्योर रहता है। मतलब यदि हमारे पैसे के साथ कुछ होता है तो 5 लाख तक हमारी गवर्नमेंट हमें वापस कर देगी। पर ये क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं होगा। आप सोचिए कि इलीगल ट्रांजेक्शंस कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इलीगल एक्टिविटीज को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन बहुत सारे क्राइम्स होंगे क्योंकि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को कोई ट्रैक नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि फिएट करेंसी के कारण हमारा बहुत सारा डाटा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो इसमें गलत क्या है? आप किसी चाइनीज ऐप को यूज करते समय तो ये नहीं सोचते हो, किसी अमेरिकन ऐप को यूज करते समय तो ये नहीं सोचते हो। इनफैक्ट चाइनीज एंड अमेरिकन ऐप को यूज करना ज्यादा खतरनाक है इससे कि हम अपनी फिएट करेंसी यूज करें। उस समय आप अपनी प्राइवेसी को नहीं देखोगे। आप सोचिए कि यदि गवर्नमेंट के पास सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो क्राइम्स और इलीगल ट्रांजैक्शंस को कैसे रोक पाएगी? फिर आप ही खड़ा होकर के बोलोगे कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। इतना ही नहीं, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में भी प्रोसेसिंग टाइम 8 से 10 मिनट का है, जबकि हमारे UPI के थ्रू हम सेकेंड्स में पैसे सेंड कर सकते हैं। तो हमें क्रिप्टो करेंसी पर स्विच करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? और इसमें वोलेटिलिटी भी इतनी है कि एक दिन में 15 से 20% तक अप्स एंड डाउन्स होता है। तो कैसे आप इसे एक एक्चुअल करेंसी के रूप में यूज कर सकते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक लोगों का माइंडसेट क्रिप्टो को एक एक्चुअल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है। लोग अभी भी इसे बस इन्वेस्टमेंट का एक जरिया सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो को अभी एक्चुअल करेंसी के रूप में आने में टाइम है। आई होप कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। सच में समझ आ गया? नहीं, अभी एक और चीज बाकी है, और यही जानने के बाद आप सच में ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो के नाम पर लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। ये एक धोखा है, एक वर्थलेस डिजिटल गोल्ड। मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत पसंद है, पर ये क्रिप्टो करेंसी मेरी समझ से बाहर है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ जिससे शायद आपको कुछ समझ आ जाए। याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कुछ याद रखने के लिए। क्रिप्टो करेंसी इन्वेंशन का टाइम जनवरी 2009।
ये वही टाइम था जब दुनिया 2008 के रिसेशन से पूरी तरह से उभर भी नहीं पाई थी और लोगों का विश्वास बैंकों पर से उठ गया था। फिर सुपर हीरो की तरह एंट्री होती है एक अननोन सीरोनोमस पर्सन सतोशी नाकामोटो की। अब यहाँ मेरा एक ही सवाल है, सिर्फ यही टाइम क्यों? कोई और भी तो टाइम हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, इन्वेंशन तो कभी भी हो सकता है, पर फिर भी अपना पहचान क्यों छिपाया? क्या डर था पहचान दिखाने में? आखिर हम भी तो देखते कि इतना महान व्यक्ति आखिर है कौन। यदि कोई और होता तो इतना रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन के बाद अभी तक अपना पहचान क्यों छिपाता? जैसे विटालिक ब्यूट्रिक के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने इथेरियम बनाया, और लोग ये भी जानते हैं कि वे कहाँ रहते हैं, कौन है और क्या करते हैं। जब ब्यूट्रिन खुद को पब्लिक कर सकते हैं तो नाकामोटो क्यों नहीं? I mean, आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो गलत है? जिस तरह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा है, ये थोड़ा सा अबनॉर्मल नहीं लगता है आपको? एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। याद है जब अमेरिका में .com बबल बस्ट हुआ था तो इन्वेस्टर्स का कितना पैसा डूबा था? उसी तरह से जो कंपनी सिंपली ब्लॉकचेन ऐड कर देती है उसका शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। तो ये थोड़ा सिमिलर हो गया है वेब 2.0 के। पर किसी भी स्कैम में सबसे बड़ा रोल होता है इन्फ्लुएंसर्स का, सेलिब्रिटीज का। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि बिटकॉइन बनने के बाद धीरे धीरे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने इसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, और ये आज तक होता है। इन्फ्लुएंसर्स लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं और कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि लोग तो उनका बात मानेंगे ही ना। और दिखाते ऐसा है कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है, अपने मन से वो सब कुछ बता रहे हैं। नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर्स के पैसे कमाने के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल में पैसा कमाना चाहिए, पर गलत तरीके से नहीं। यदि कोई चीज आप पैसे ले करके बोल रहे हो तो ये आपको ऑडियंस को बताना चाहिए कि आपने पैसे लिए हैं बोलने के बदले, क्योंकि आपको लोग देखते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को सही चीज बताएं। और सिर्फ ये एक इन्फ्लुएंसर की बात नहीं है, लगभग सभी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पैसे लेकर के क्रिप्टो को प्रमोट करते हैं, और यही कारण है कि मार्केट में क्रिप्टो का इतना हाइप बना हुआ रहता है, और साथ ही क्रिप्टो का प्राइस भी इसलिए ही बढ़ता है। और आप जो सोचते हो ना कि आप अपने मन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपको जबरदस्ती इन्वेस्ट करवाया जा रहा है, तरह तरह के एड दिखा करके, आपके फेवरेट यूट्यूबर से बुलवा करके, और ना जाने क्या क्या करके। क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ाने के लिए न्यू इन्वेस्टर्स को किसी न किसी तरह से मार्केट में तो लाना ही पड़ेगा, और यही एक्चुअली किया जा रहा है। यदि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर नजर रखते हो तो आपने NFT के बारे में जरूर सुना होगा, विच इज नॉन फंजेबल टोकन। ऐसे बहुत सारे न्यूज आपने देखे होंगे कि ट्विटर के को फाउंडर एंड फॉर्मर CEO जैक डॉर्सी ने अपना पहला ट्वीट का NFT $2.9 मिलियन US में बेचा था। जननायक अमिताभ बच्चन का NFT 7 करोड़ के ऑक्शन में बिका था, और ना जाने कौन कौन सा न्यूज। अगेन दिस इज ऑल्सो अ स्कैम, अ पोंजी स्कैम। क्योंकि जब से NFT का कॉन्सेप्ट आया है तब से न्यूज में ये आते ही रहता है। किसी न किसी सेलिब्रिटी के इन्फ्लुएंसर्स का NFT मिलियंस ऑफ डॉलर में बिका है, और एकदम से ट्विटर पर NFT के सपोर्ट में सभी ट्वीट करने लगते हैं और अपने प्रोफाइल को लेजर आई के साथ रिप्लेस कर देते, और सभी अपने अपने NFT परचेज के बारे में अनाउंस करते। और इतना ही नहीं, बहुत सारे नए नए ट्विटर अकाउंट भी खुले हैं विद द लेजर आई प्रोफाइल पिक्चर, और सभी NFT के बारे में ही बात करते हैं। इज दिस नॉट फनी? क्या आपको ये सब रिलेटेबल नहीं लगता है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, बट क्या सारे कोइंसिडेंस सिर्फ ब्लॉकचेन के एरिया में ही होना था? और यदि ये कोइंसिडेंस नहीं है तो आखिर ये करवा कौन रहा है, और इससे उसका क्या फायदा है? मुझे नहीं पता। यदि आप लोगों में से किसी को भी कोई आइडिया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मुझे लगता है कि इतना काफी है आपको क्रिप्टो से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। एंड नाउ आई वांट टू से यू समथिंग। मैंने जितना भी इस वीडियो में बताया ये मेरा रिसर्च है, मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। और ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पर। क्योंकि स्कैम ना एक ऐसी चीज है जो होने के बाद पता चलता है, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इंडिया में मुझे लगता है कि स्कैम से बचाने के लिए कोई खास काम नहीं किया गया है। आपने अडानी के केस में तो देखा ही होगा कि कितना हंगामा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। पर रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। मैं अडानी के खिलाफ नहीं हूँ, पर जांच तो होनी चाहिए ना। जो गलत किया है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। तो यही सब देखने के बाद मुझे लगता है कि लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, उनको पता होनी चाहिए कि स्कैम कैसे होता है। खैर, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।